बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी 1857 में के इनकलाब में जो सहाफ़त का किरदार था, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। ये टॉपिक है जी एम ए उर्दू सरगोदा यूनिवर्सिटी पार्ट 2 और उर्दू सहाफ़त का ये टॉपिक है जी, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो 1857 के इनकलाब में जो सहाफ़त का किरदार 1857 की शोर से कबल ही बाद अंग्रेज़ी अखबारात ने देसी अखबारों की इश्तियाल अंगेज़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी थी। लाहौर के अफसरोदी पंजाबी ने लिखा कि हमें मालूम हुआ है कि बहुत से देसी अखबार हमारी फ़ौज के देसी सिपाहियों में बांटे जाते हैं, लेकिन जब कोई देसी अखबार मजहबी जज्बे से सरशार होता है तो इसकी नौयत बदतर हो जाती है। हम ऐसा लिखने पर इसलिए मजबूर हुए कि हमारी तवज्जो लखनऊ की एक ऐसे देसी अखबार की तरफ दिलाई गई जो हमारी फ़ौज में पढ़ा जाता है, और इसने बैरकपुर के हंगामों की खबरें इस अंदाज से पेश की जिनसे शरारत का इम्कान है। 1857 की शोरश नाकाम हुई तो हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने अखबारात की आज़ादी सल्ब करने की गरज से वो सहाफ़ती कानून नाफिज किया जिसे तारीख़ सहाफ़त में कानून ज़बानबंदी यानी गैंगिंग एक्ट के नाम से याद किया जाता है, और इसके मातहत हर छापे खानी के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी हो गया, और हुकूमत को इख्तियार मिल गया कि वो जिस अखबार को चाहे बंद कर दे और जिस अखबार पर चाहे सेंसरशिप की पाबंदी लगा दे। ये कानून देसी और अंग्रेज़ी दोनों किस्म के अखबारों पर हावी था। लॉर्ड कैनिंग ने इसके जवाब में जो तकरीर की उसमें बताया कि पिछले चंद हफ्तों में देसी अखबारों ने खबरें मुहैया करने की आड़ में देसी बाशिंदों में बहावत के जज्बात पैदा कर दिए हैं, और ये काम नहायत मुस्तैदी, चालाकी और अयारी से किया गया है। उन्होंने यूरोपी सहाफ़त की वफादारी को बहुत सराहा, लेकिन यह भी कहा है कि हमने देसी और यूरोपी सहाफ़त दोनों के लिए इस तरह से कानून नाफिज किया है कि बाज़ औक़ात अंग्रेज़ी अखबारों में बज़ाहिर बेज़र चीज़ें छुपती हैं, लेकिन जब इनका तर्जुमा देसी अखबारों में छुपता है तो वो ख़तरनाक नौइयत की हामिल हो जाती हैं। इस कानून को अंग्रेज़ी अखबार ने खुशामदीद कहा, लेकिन साथ ही में एहतजाज किया कि अंग्रेज़ी अखबारात को क्यों इस कानून की जद में लाया गया है। इस कानून के मतहत दो अंग्रेज़ी अखबारों के लाइसेंस जब्त कर लिए गए, दोनों देसी बाशिंदों के कंट्रोल में थे। दो अंग्रेज़ी अखबारों को इनतबा किया गया कि दो फ़ारसी अखबारों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया गया और इनके एडिटर डिस्चार्ज हो गए। कोलकाता के फ़ारसी अखबार गुलशन-ए-नौबहार का लाइसेंस जब्त कर लिया गया और छापे खाने पर भी कब्ज़ा कर लिया गया। रहे मौजूदा पाकिस्तान के अखबार तो इनके ख़िलाफ़ कानून नाफिज करने से पहले ही कार्रवाई कर ली गई। मसलन पेशावर के अखबार मुर्तज़ाई के एडिटर को गलत खबर छापने पर गिरफ़्तार कर लिया गया। लाहौर के तमाम उर्दू अखबारों पर सेंसरशिप की पाबंदी लग गई। सियालकोट के एक छापाखाना जब्त कर लिया गया और चश्मा फैज़ को हुक्म दिया कि अगर वो जारी रहना चाहता है तो लाहौर मुंतकिल हो जाए, क्योंकि सियालकोट में सेंसरशिप का बंदोबस्त नहीं। अगला पॉइंट है जी चश्मा फैज़ लाहौर आकर चश्मा खुर्शीद के नाम से निकलने लगा और इस पर सेंसरशिप की पाबंदी लग गई। मुल्तान के रियाज नूर को भी सेंसर का पाबंद कर दिया गया और बाद में इसका छापाखाना जब्त कर लिया गया। मुल्तान के रियाज नूर को भी सेंसर का पाबंद कर दिया गया और बाद में इसका छापाखाना जब्त कर लिया गया। इसके बरक्स एंग्लो इंडियन अखबारों को देसी बाशिंदों बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी के लिए खुला छोड़ दिया गया। सबूत के तौर पर चंद इक़्तिबास मुलाजा हों। दिल्ली को मिसमार करके ज़मीन से मिला देना नहायत ज़रूरी है। हमें अफसोस है कि जिन देहात से हमारी नाशें बरामद होती हैं इन्हें इसलिए बर्बाद नहीं किया गया जाता कि मालिया वसूल होता रहे। अगर ये सूरत दिल्ली में हुई ही तो वो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमान यहाँ आबाद रहेंगे और अज़मत पारीना की यादगारों को देख कर आया इस्लाम की अर्ज़ से फिर साजिशों में मसरूफ़ हो जाएंगे। दी पंजाबी ने मुतालबा किया कि दिल्ली में अफसरों और मकामी दस्ते के फ़ौजियों की सहूलत के लिए जामे मस्जिद को गिरजा बना दिया जाए। लाहौर करानी काल ने हमारी पॉलिसी के अनुमान से एक इदारियत छापा जिसमें कहा कि मजहबी मामले में हमारी हैर जानिब दाराना पॉलिसी नाकाम रही है, और ये नाकामी कुदरती है क्योंकि मकामी बाशिंदे अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इदारों, अपनी तहज़ीब, अपनी तालीम और अपने अदब को अपने मज़हब से अलग नहीं कर सकते। इस तरह हमारी तवाज़नी पॉलिसी भी नाकाम रही, जिसका मकसद यह था कि बड़ी उम्दगी और होशियारी से हिंदुओं के ख़िलाफ़ मुसलमानों को और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को खड़ा किया जाए। हमारी तालीमी पॉलिसी जिसमें बाइबल की तालीम शामिल नहीं थी नाकाम रही है। अब और कोई पॉलिसी बाकी नहीं रही, सिर्फ एक पॉलिसी है और वो है जी मसीह पॉलिसी।
इस मुल्क पर मसीह फ़ौज का कब्ज़ा होना चाहिए जिसमें मकामी बाशिंदों को ईसाई बनाकर भर्ती किया जाए। स्कूलों और कॉलेजों में बाइबल की तालीम लाजमी करा दी जाए। इस मुल्क पर सिर्फ ईसाइयों की हुकूमत हो। इस मज़मून में ये तजवीज़ भी पेश हुई कि जिन शहरों में बगावत बर्पा हुई इनको इज्तिमाई सज़ा दी जाए। शुमाली मगरबी सूबाजात और बंगाल के 18 से 60 साल तक की उम्र के तमाम मुसलमानों पर 20 रुपये से 50 रुपये तक सालाना टैक्स 10 साल के लिए लगा दिया जाए। तमाम बागी सिपाहियों को सारी उम्र के लिए जलावतन करके इनसे मजदूरों की तरह काम लिया जाए और ये ना हो तो इन्हें गुलाम बनाकर बेच डाला जाए। दिल्ली के अखबार आज़ाद थे क्योंकि वहाँ बहादुर शाह जफ़र की हुकूमत थी और इन अखबारों ने इनकलाब की ताज़ा तरीन खबरें अवाम तक पहुँचाई और इनका हौसला बुलंद रखा। जब तेलंगों ने मतले कुलनाई फैलाई और लोगों को तंग किया और ताजरों ने चोर बाजारी गर्म किया तो दिल्ली उर्दू अखबार ने इसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वह अवाम को इस बर्बादी से बचाए। अच्छा जी, 12 जुलाई 1857 को बहादुर शाह जफ़र की फरमाइश पर दिल्ली उर्दू अखबार का नाम अल ज़फ़र रख दिया गया और इसका आखिरी पर्चा 13 सितंबर को छपा। 20 सितंबर को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया और वहाँ के सारे अखबारात बंद हो गए। इसके बाद दारूगीर की मुहिम चली। दिल्ली उर्दू अखबार के मालिक मौलवी मोहम्मद बाकर को दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल टेलर के कत्ल से इल्ज़ाम में गोली से उड़ा दिया गया और इस अखबार के मुदीर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की गिरफ़्तारी के वारंट जारी हुए और वो तवील मुद्दत तक रूपोश रहे। सादिक उल अखबार के मुदीर जमीरुद्दीन को 3 साल कैद की सज़ा हुई। दिल्ली के अखबार के किरदार के सिलसिले में कुछ मवाद बहादुर शाह जफ़र के ख़िलाफ़ मुकदमे की रूदार से भी मिलता है। अदालत में दिल्ली उर्दू अखबार, सादिक उल अखबार और खुलासतुल अखबार के इक़्तिबास पेश किए गए। सर थ्यूफिलिस मिटकाफ ने इस राय का इज़हार किया कि हर देसी अखबार का एक एक नामा निगार काबुल में मुतय्यन था। शुमाली ताकतों से मवासलात का सिलसिला मुस्तकिल तौर पर कायम था और हर हफ्ते रोज़ अखबार में ईरान और इंग्लिस्तान की जंग की इतलात बाकायदा छुपा करती थी। फ़ौजी अदालत में वकील इस्तिग़ासा मेजर F.J. हैरेट ने अपनी तवील बयान में यह साबित करने की कोशिश की कि 1857 का इनकलाब इनकी वजूह की बिना पर बर्पा हुआ। इसमें किला मोहल्ला और उर्दू सहाफ़त के दरमियान साजिश भी कर फरमा थी। इनकलाब से पहले के अखबारी इक़्तिबासात का हवाला देते हुए वकील इस्तिग़ासा ने इस ख्याल का इज़हार किया कि अखबारात ने आने वाले इनकलाब के लिए ज़मीन तैयार की। मसलन सादिक उल अखबार ने जनवरी के महीने में यह खबर दर्ज की कि रूस और तुर्की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में ईरान की मदद करेंगे और शहंशाह रूस ने 4 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल फ़ौज इस मुहिम के लिए तैयार की है। इस अखबार ने बताया कि शाह ईरान ने फैसला कर लिया कि आज कौन से दरबारी को बम्बई, कोलकाता और पूना की गवर्नरी सौंपी जाए और इसने वादा किया कि बहादुर शाह जफ़र हिंदुस्तान भर की बादशाह होगा। मार्च में इस अखबार के ने खबर छापी कि 900 ईरानी अफसर और सिपाही हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके हैं और 500 अफसर और सिपाही तो भेस बदल कर ख़ुद दिल्ली में मौजूद हैं। वकील इस्तिग़ासा ने यह तस्लीम करने से इनकार किया कि किला मोहल्ला और सहाफ़त के दरमियान कोई साजिश नहीं हुई और जो कुछ हुआ इत्तफाक से हुआ। अच्छा जी, आ गया जी सहाफ़त से मुसलमानों की बेदखली। 1857 के इनकलाब ने मुसलमानों को सहाफ़त से अमलन बेदखल कर दिया और इसके सबूत में हम नटराजन की किताब से 3 इक़्तिबास पेश करते हैं जो बासरकारी दस्तावेज़ात पर मबनी है। इनकलाब बर्पा होते ही शुमाल मगरबी सूबाजात के ज़्यादातर उर्दू अखबार बंद हो गए और बहुत से जो उर्दू अखबार बहावत के दौरान बंद हो गए थे उनकी जगह नए अखबार निकल आए जिनकी अदालत के फ़राइज़ हिंदुओं के हाथ में थे। 1853 में उर्दू अखबारात की तादाद थी 35 थी और 1858 में फ़हरिस्त में सिर्फ 12 अखबार रह गए थे और इनमें 6 पुराने अखबार थे और 6 नए। इन 12 अखबारों में से सिर्फ एक अखबार की अदालत किसी मुसलमान के सुपुर्द थी। आगे थे आज इनके नताइज पढ़ लेते हैं। इस सारी बहस से उर्दू सहाफ़त के पहले दौर के बारे में मुंदरजा झैल नताइज आखिज़ की जा सकते हैं। पहला जी, देसी ज़बानों में सबसे पहले बंगाली ज़बान में अखबार निकले और इसके बाद उर्दू में और फिर फ़ारसी में। उर्दू सहाफ़त 1835 के कानून सहाफ़त से पहले शुअल मुस्तजिल साबित हुई और फ़ारसी सहाफ़त ने बहुत तरक्की की और इसकी वजह यह थी कि सरकारी सरपरस्ती के बावजूद उर्दू ज़बान को कबूल-ए-आम हासिल नहीं था। कानून सहाफ़त 1835 लैथो तहरीक तबात के जरा उर्दू को अदालत की ज़बान करार देने के हुक्म और सरकारी सरपरस्ती उर्दू सहाफ़त की तरक्की के लिए ज़मीन हमवार की।
अगला पॉइंट है जी, उर्दू सहाफ़त का सबसे बड़ा मरकज़ दिल्ली था, जहाँ मौलवी मोहम्मद बाकर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद अहमद ख़ान, मास्टर रामचंदर और मौलवी करीमुद्दीन जैसे अहले दानिश ने इसकी आबियारी की और इसे ख़बरों की फराहमी का नहीं बल्कि इल्म व अदब की तौसीक़ का भी वसीला बना दिया। पंजाब में मुंशी हर सुखराय और मुंशी दीवान चंद ने बहुत से अखबार और रिसाले निकाले और इन्हें हुकूमत की अमली सरपरस्ती हासिल रही और आगरे की उर्दू सहाफ़त को भी सरकारी इमदाद हासिल थी। अगला पॉइंट है जी, उर्दू अखबारों ने अवाम को मग़रबी इल्म से रोशनास कराया, इल्म व अदब को फ़रोग़ दिया, अवामी जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी का फ़र्ज़ अदा किया, नस्म व नस्ब पर वक्तन फ़वक्तन नुक्ताचीनी की और इस्लाह माशरा और तामीर के लिए नुमायाँ किरदार अदा किया। इनकलाब 1857 से एक आध साल पहले उर्दू अखबारों ने गैर मुल्की राज के ख़िलाफ़ अवामी बेचैनी की किसी हद तक ज़रूर अक्कासी की। 1858 के कानून ज़बान बंदी ने बहुत से अखबारों की बंदिश का सामान फराहम किया, बाकी पर सेंसरशिप लग गया और बहुत से अखबार महज खौफ से बंद हो गए और एक नतीजा ये निकला कि मुसलमान सहाफ़त से अमलन बेदखल हो गए। सहाफ़ियों ने इनकलाब से पहले और इनकलाब के बाद बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो ये था जी आज का टॉपिक 1857 के बाद जो 1857 के इनकलाब में जो सहाफ़त का किरदार था उसके हवाले से आज हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपको जो है ना इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप एम ए उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।